गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड बेसिकली होता क्या है कि कई डिमांड एक जो है कॉम्बिनेशन है कि कंज्यूमर के पास जो कहते हैं ना कि उसके पास पर्पस भी होना चाहिए ख़रीदने के लिए, उसकी विलिंग भी होना चाहिए, उसकी इच्छा हो ख़रीदने की, उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ख़रीदने के लिए, वो भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब कस्टमर जो है कोई गिवन क्वांटिटी किसी गिवन प्राइस पे ख़रीदने के लिए इच्छुक भी होता है और पोटेंशियल भी होता है, तब वो उसकी डिमांड बनती है। डिमांड की वैसे अगर हम डेफिनेशन देखें तो डिमांड रेफर्स टू quantities of a commodity that the consumer are able and willing to buy at each possible price during a given period of time, other thing being equal। अदर थिंग्स में इसमें आ जाएगा कि जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, इनकम ऑफ द कस्टमर है, और बाकी जो प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी है वो जो है टाइम जो बार बार चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें आती है अदर थिंग्स में आती हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगी, वो इक्वल रहेंगी। फिर आता है हमारा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड विद अ फॉल इन प्राइस एंड कंट्रैक्ट्स विद अ राइज इन द प्राइस। कि जो किसी कमोडिटी की डिमांड है वो प्राइस के साथ उसका क्या उसका एक रिलेशनशिप है। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड कि अगर उसका प्राइस घटेगा तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, और अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड घटेगी। एक डेफिनेशन देखते हैं हम कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसमें अदर थिंग्स में आ जाएगा हमारा जैसे कि इनकम है, टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस, और जो अदर चीज़ें मार्केट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी है उसको प्रोड्यूस करने की, वो इक्वल रहेंगी। उसके बाद इसकी कुछ बेसिक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी लॉ की, इन्वर्स रिलेशनशिप, मतलब प्राइस और डिमांड में जो है विपरीत संबंध हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक घटता है तो एक बढ़ता है। उसके बाद आता है प्राइस एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि प्राइस डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। कि अगर आपका प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटी है, प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ी है, मतलब प्राइस इंडिपेंडेंटली चेंज होता है और जो डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू द प्राइस चेंज होती है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसमें आपका आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसके अलावा जो और चीज़ें होंगी वो सारी कांस्टेंट मानी जाएंगी। डायरेक्शन ऑफ द चेंज, डायरेक्शन ऑफ द परिवर्तन कहते हैं ना कि यह मांग के परिवर्तन की दिशा को बतलाता है। ये हमें ना डायरेक्शन बताएगा कि किस दिशा में चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है। जैसे कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, वहीं अगर हम देखें प्राइस और इनकम का तो उनका पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है। रिलेटेड विद द टाइम फैक्टर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइम है वो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने यहाँ पे जो डिमांड हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट की वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखते हैं, टाइम के साथ साथ ये चेंज भी हो जाती हैं। फिर आती हैं कि कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। बेसिक अजम्पशंस में क्या रहेगा कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी इनकम में, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, एंड जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं इन फ्यूचर कि कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे कि घटेंगे, उनमें कोई एक्सपेक्टेशंस उसकी नहीं होंगी। डेमोग्राफिक सिनेरियो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो उपलब्ध वस्तुएं उनको जो रेंज है उसमें वैरायटीज़ हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। समाज की जो इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या जैसे टैक्स पॉलिसीज़ वगैरह है इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, और मौसम में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बेसिक कुछ अजम्पशंस हैं जिनको मानना है, जिनको फॉलो करते जो मतलब अजम्पशंस को मान्यताएं हैं जिनको माना गया है। उसके बाद अगर हम लॉ को एक्सप्लेन करें तो इसमें आता है सबसे पहले आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल एक
टेबुलर फॉर्म में जब हम डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आ जाएगा कि जब हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति का रिलेशनशिप शो करते हैं कि प्राइस चेंजेस के साथ साथ उसके एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए डिमांड में क्या क्या चेंज आता है। और मार्केट डिमांड आता है कि जब आप बहुत सारे कंज्यूमर ए बी सी सबकी एक जो है ना एक संयुक्त एक जो कंबाइंड जब आप एक उनकी टेबल बनाते हैं कि ए बी सी का अलग अलग उनका जो है एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या क्या चेंज आता है और कंबाइंड करके उस डिमांड में क्या आता है चेंजेस, वो होता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। जब हम उस शेड्यूल को उस टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास एक टेबल है उसको जब हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आ जाता है बनाता है डिमांड कर्व। तो जैसे हमने इंडिविजुअल शेड्यूल देखा, मार्केट शेड्यूल देखा, हम उन दोनों ही टेबल्स को जब ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, और जो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास जो डाटा था कि जब प्राइस 4 है तो डिमांड 1 है, जब प्राइस 3 है तो डिमांड 2 है, ऐसे करके हमने उसको वहाँ पे डाला तो डी करके हमारे पास एक डिमांड कर्व आ गया। अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में क्या हुआ, हमने कंज्यूमर जो ए था उसका डिमांड कर्व लिया, कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व लिया, और जब दोनों का कंबाइन करके एक डिमांड कर्व बनाया तो फिर हमारे पास मार्केट डी डिमांड कर्व आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जैसे कि हमने ऊपर इंडिविजुअल भी देखा, मार्केट भी देखा, सभी डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड क्यों स्लोप करते हैं। सबसे पहला क्या आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये जो एक डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का जो ये प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स में वाइडली यूज़ होता है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि मोर एंड मोर गुड्स जो है कंज्यूमर जैसे जैसे कंज्यूम करता जाता है, परचेज करता जाता है, उसके लिए उनकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, उनकी उपयोगिता उनके लिए घटती जाती है। इसमें जैसे मान लो हम एग्जांपल लें कि हमें आइसक्रीम बहुत पसंद है, हमने मार्केट में एक आइसक्रीम खाई, आपके लिए उसकी यूटिलिटी अलग होगी, 2 खाओगे अलग होगी, 3, जैसे आप 5th 6th आपके लिए उसकी यूटिलिटी डाउन आती जाएगी, आपको उतनी पसंद आप इतना उसको इम्पोर्टेंस आप आइसक्रीम को नहीं दोगे। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि मोर एंड मोर गुड्स वी कंज्यूम और मोर एंड मोर गुड्स वी परचेज, उस कमोडिटी की जो हमारी इच्छा है, जो ये जितनी का ये उपयोगिता जो है हमारे लिए घटती जाती है। फिर आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि पर्सन्स की जो रियल इनकम है कोज्ड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट कमोडिटी। जो रियल इनकम वो होती है कि जो हम अपने एक्चुअल में, जैसे मान लो मेरी इनकम चाहे कितनी भी हो, लेकिन मैं हर महीने अगर 50 रुपये बिस्किट पे खरीदती हूँ तो मेरी रियल इनकम है। तो अगर प्राइस में चेंज होगा, अगर मान लो मैं 5 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट लेती हूँ तो ओवरऑल मैं पूरे मंथ में 10 कंज्यूम करती हूँ, तो अगर उनका प्राइस 5 से 10 रुपये हो गया तो मेरी रियल इनकम घट गई। मेरी कैपेसिटी अब 10 पैकेट खरीदने की नहीं है, मेरी कैपेसिटी अब 5 पैकेट खरीदने की रहेगी 10 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मेरी रियल इनकम जो मेरा बजट है वो तो 50 रुपये है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। फिर आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट में हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट में क्या रहता है कि वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे, सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो एक का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, एक का प्राइस घटता है तो दूसरे की डिमांड घटती है। क्योंकि अगर कमोडिटी एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके कुछ कस्टमर क्या करेंगे, प्राइस जो है कमोडिटी वाई पे शिफ्ट होंगे, तो क्या होगा, वाई की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या आएगा कि दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। एक्स की प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वाई की डिमांड बढ़ेगी, एक्स का प्राइस घटेगा तो वाई की डिमांड घटेगी। फिर आता है डिफरेंट यूजेस का आता है। तो इसमें कहता है कि जब एक से अधिक यूज होते हैं, जैसे कि इन्होंने दूध का एग्जांपल दिया, आप उससे घी भी बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, तो
उनकी जो है ना, जैसे जितने जितने कहते हैं कि कीमत के कम होने पर दूध की कुल मांग बढ़ जाएगी। अतः विभिन्न उत्पादों वाली वस्तुओं की कीमत कम होने पर भी उनकी मांग में विस्तार हो जाता है। कहते हैं कि जब जितने जितने जिस चीज़ के यूजेस होंगे, जितने उनके पास डिफरेंट डिफरेंट उसके यूजेस होंगे, उतनी ही उसके प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। साइजेस ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, ये भी मैटर करता है कि जहाँ पे जिस चीज़ की कंज्यूमर ग्रुप, जिसका जो उपभोक्ता ग्रुप जितना ज़्यादा बड़ा होगा, तो वहाँ पे जैसे ही उसकी जो है कीमतों में गिरावट आएगी या कुछ भी होगा तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ेगी। फिर आता है हमारे पास कुछ ऐसे ये सारे ये 5 पॉइंट वो थे जिनकी वजह से जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा। उसके बाद आता है हमारा कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड या एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। इसमें वो सारे हम एग्जांपल लेंगे जो कि इस लॉ के विपरीत चलते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा इसमें आर्टिकल ऑफ विवन गुड्स कह सकते हैं या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स। इसमें आएगा कि जो हमारे पास कुछ एक ऐसी कीमती वस्तुएं होती हैं जिनका हम कहते हैं ना कि जिनकी ऊपर if the consumer measure the desirability of a commodity entirely by its price and if nothing influence consumer then they will buy less of the commodity at a low price and मोर एट अ हाई प्राइस। जो कीमती चीज़ें होती हैं ना, उनको अगर उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आम हो जाएंगी, प्राइस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आम आदमी भी उसको खरीदने लगेगा, तो उन लोगों को उन वस्तुओं की उपयोगिता अपने आप डाउन हो जाती है। अगर उनका प्राइस हाई रहता है तो वो अपने आप में उपयोगी चीज़ें होती हैं और उनकी कीमत ज़्यादा लगती है तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ों की में क्या है कि अगर प्राइस घटाएंगे तो उनकी डिमांड घटेगी और प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। फिर आता है इग्नोरेंस। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम माइनर से प्राइस चेंजेस को कंसीडर नहीं करते, वो इग्नोर करता है कई बार कस्टमर प्राइस। उस केस में भी क्या होगा कि इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इसमें कहते हैं कि कई बार एक किताब हाथों हाथ बिक गई, किताब की अधिक कीमत से लोगों को यह समझा कि महंगी होने के कारण किताबें उच्च कोटि की होंगी। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को गलत हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। गिवन गुड्स क्या आते हैं, लोअर कैटेगरी गुड्स। जब जैसे ही कस्टमर की इनकम बढ़ेगी या उसका प्राइस जो है उसका, मान लो कस्टमर की इनकम बढ़ी है तो जैसे इनकम बढ़ी वो उसकी उस चीज़ की जो है डिमांड जो है कम हो जाती है। कीमत कम होने के बावजूद भी उनकी जो है डिमांड, जैसे जैसे कीमत कम होती जाए उनकी डिमांड और घटती है। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस या फॉल एंड राइज इन प्राइस में आप जैसे गोल्ड का एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो बाज़ार में अचानक किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि भी मान लो प्राइस गोल्ड का ही लगा लो, अगर 40 से वो 42 41 42 बढ़ गया, कई दिन से 40 पे ठहरा हुआ था, अचानक 41 42 बढ़ गया, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि अभी ये 50 के आसपास जाएगा, ठीक है, तो पहले ही अपना सोना वोना खरीद लेते हैं। ऐसे ही सेम मान लो 50 पे है, थोड़ा सा घटा है ना, 500 रुपये घट गया आज, तो डिमांड क्या होगी उसकी, ठहर जाएगी। लोगों को क्या उम्मीद हो जाएगी कि अभी तो और घटनी है। ठीक है, तो वहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। कई बार जो अफवाह होते हैं ना उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस लोगों की चेंज हो जाती है। फिर साइकोलॉजिकल होता है कि कई लोग इतने साइकोलॉजिकल जुड़े होते हैं कि प्राइस के घटने बढ़ने से उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं उनको भी हम उसमें भी हम जो है प्राइस के चेंजेस को इग्नोर करते हैं, उनका फ़र्क नहीं पड़ता। हमने नमक है लाइफ में, हमने जितना खाना है उतना खाएंगे ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइस घट गए तो हम बहुत ज़्यादा नमक खाने लगे या प्राइस बढ़ गए तो हमने नमक खाना छोड़ दिया। तो ये कुछ नेसेसिटीज़ होती है जिनका हम यूज़ करेंगे। कमोडिटीज़ विद स्पेशल ब्रांड और ट्रेडमार्क, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना स्पेशल ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क वाली हमारे पास कमोडिटीज़ होती हैं। वहाँ पे जो उनके लॉयल कस्टमर हैं, जो इनके या फिर कई बार हम एडिक्टेड हो जाते हैं उन चीज़ों के, तो वो उन चीज़ों को खरीदते हैं। फिर आता है वार एंड इमरजेंसी की सिचुएशन में भी क्या होगा, कीमतें बढ़ती जाएंगी लेकिन डिमांड भी फातवात बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों को क्या हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर ले। जैसे कोरोना में हुआ था, लोगों को हुआ था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करके रख लें। फिर आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट हम उस पर खर्च करते हैं, तो वहाँ पे भी कीमतों के बढ़ने से हमें उनकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा अमाउंट उनका खर्च करना होता है। तो ये स्टूडेंट आज का टॉपिक था, ये एक्सेप्शनल केसेस जो हमने डिस्कस किए कि कैसे लॉ ऑफ डिमांड कुछ चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।